दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को समझने से पहले हमें कंपनी को समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या होती है, कितने तरह की कंपनी होती है और शेयर कैप क्या होते हैं, कौन शेयर इशू करता है, किस तरीके से हम शेयर परचेज कर सकते हैं, कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है, फॉर फीचर ऑफ शेयर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। तो ये सब हम समझेंगे। तो दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनी की। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो कंपनी क्या होती है? एक लॉ द्वारा क्रिएटेड आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसकी अपनी जो एंटिटी होती है अलग होती है, अपने ऑनर से अलग एंटिटी होती है। ऑनर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। कंपनी अपनी कॉमन सील में काम करती है, कंपनी एक अलग से मोहर होती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी अपने खुद के सिग्नेचर तो कर नहीं सकती। तो कंपनी का जो भी काम होता है वो कंपनी की सील के द्वारा होता है। और कंपनी क्योंकि बनी लॉ के द्वारा है, इस माने जब कंपनी बंद होती है वो भी एज पर द लॉ होती है जो हमारी कंपनी एक्ट 2013 में आती है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इशूड बाय द आरओसी। यहाँ पर आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एज पर गाइडलाइंस गिवन इन द कंपनी एक्ट 2013। तो जो कंपनी का एक्ट है वो है 2013, उसके अंदर इसको सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का। द लॉ कंसिडर अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और कानून की दृष्टि में कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जो किसी पर केस कर सकता है, कोई उस पर केस कर सकता है, कोई अपने सारे काम वो कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। जैसे कि एडवांस में पहले बताया था कि जो उसकी एंटिटी होती है वो अपने ओनर से अलग होती है। यहाँ पर ओनर का मतलब क्या है? यहाँ पर ओनर का मतलब वो है जो शेयर होल्डर होते हैं, जिसके पास कंपनी के शेयर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। थर्ड पॉइंट इज परपेचुअल एक्सिस्टेंस। तो कंपनी हैज परपेचुअल एक्सिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, वैकेंसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स शेयर होल्डर। इट कैन बी वाइंड अप ओनली बाय द लॉ। तो इसका परपेचुअल सेक्शन होता है, ओनर की डेथ हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। और कंपनी जब वाइंड अप होती है, मींस जब कंपनी बंद होती है, तो वो भी एज पर द लॉ ही होती है। कॉमन सील। एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील which act as a official signature of a company। जैसे बताया था कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी अपने आप सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो कंपनी की एक मोहर होती है, उसी लीगल सील के अंदर कंपनी अपने सारे काम करती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके शेयर इजिली ट्रांसफरेबल किए जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके शेयर को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिटेड लायबिलिटीज। तो जो शेयर होल्डर होते हैं, जो उसके ऑनर होते हैं मेन, तो शेयर होल्डर की जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का सेंस ये है कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है और मैं कंपनी को ऑलरेडी 8 रुपए पे कर चुका हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी मुझसे कितने रुपए मांग सकती है? मेरा बैलेंस अमाउंट कितना है? मेरा 2 रुपए। तो वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुझसे मांग सकती है, उससे ज्यादा मैं कंपनी को पे नहीं करूंगा। सेपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट अलग होता है, ऑनर अलग होता है। यहाँ पर हम ऑनर किसको मानते हैं? अभी बताया था। ऑनर हम किसको मानते हैं? शेयर होल्डर को मानते हैं। तो इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं कि सब तो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते, तो इस मारे उनका जो मैनेजमेंट है, कुछ जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो करते हैं, सारी कंपनी को वो मैनेज करते हैं। इस मारे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। तो ऑनर तो सभी हैं, जिनके पास शेयर है, जिनके पास एक शेयर है वो भी कंपनी का ऑनर है, जिसके पास 50,000 शेयर है वो भी कंपनी का ऑनर है। लेकिन ये जो शेयर होल्डर है वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जिससे कि वो कंपनी को चला सके। तो इस माने हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 के अकॉर्डिंग, 2013 के अकॉर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में बेसिक 3 डिफरेंस होते हैं।
जिसको हम बता रहे हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है नंबर ऑफ मेंबर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम आपको 2 मेंबर की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं। इन द अदर हैंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर आपके 7 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर की कोई इसमें लिमिट नहीं होती है। सेकंड, इन्विटेशन टू पब्लिक। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकती, पब्लिक को शेयर नहीं दे सकती। वो केवल जो उनके प्राइवेट लोग जो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को वो अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है, सब्सक्राइब करती है। ऑन द अदर हैंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो जिसका नाम ही लगा वो पब्लिक को भी शेयर इशू कर सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ट्रांसफर शेयर नहीं कर सकती, उसके मेंबर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कोई रिलायंस कंपनी के शेयर है, तो मैं अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो शेयर और किसी को बेच सकता हूँ और कोई और किसी को बेच सकता है। तो इसमें हमें किसी को से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर। तो टाइप्स ऑफ शेयर समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शेयर होता क्या है। तो शेयर क्या होता है कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में या यूनिट्स में डिवाइड होती है। तो हर यूनिट या हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। नॉर्मली हम पूछते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी में हमारा कितना शेयर है। तो शेयर का मतलब क्या होता है? भाग। कितना पार्ट है हमारा, कितना शेयर है। तो कंपनी, फॉर एन एग्जाम्पल, किसी कंपनी की जो कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपए की है और उसकी जो कैपिटल है वो 100 रुपए का एक शेयर है। तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, तो कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए? 5 लाख। तो कंपनी की जो 5 लाख शेयर होल्डर हो गए और एक शेयर की कीमत कितने रुपए की? 100 रुपए की। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक शेयर खरीदा, कितने रुपए का खरीदा होगा? 100 रुपए का खरीदा होगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा? 1 शेयर होल्डर। अगर मेरे पास 2 शेयर हैं या मेरे पास 5 शेयर है, अगर मुझे 5 शेयर खरीदने हैं तो मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मुझे 10 शेयर खरीदने हैं तो मुझे 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर 20 शेयर खरीदने हैं तो उसके लिए मुझे 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है। हर पार्ट या यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। अब जो कंपनी के शेयर होते हैं वो मेनली आपके 2 तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर और एक को हम बोलते हैं इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? द शेयर्स विच गेट प्रेफरेंस राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो इनको एक राइट या एक प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई आपको ये पेमेंट हम पहले करेंगे। तो इनको किस तरह का प्रेफरेंस दिया जाता है? फर्स्ट उनको डिविडेंड में प्रेफरेंस दिया जाता है कि इक्विटी शेयर से पहले जो डिविडेंड मिलता है वो किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है। और जब कंपनी वाइंड अप होती है या कंपनी खत्म हो रही है तो उस समय भी जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनसे पहले जो पेमेंट दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा? आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। दूसरी तरह के शेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर। तो ये इक्विटी शेयर जो होते हैं वो मेन शेयर होल्डर होते हैं, ओनर को, और इनको सबसे लास्ट में पेमेंट दिया जाता है। इनके पास किसी तरह का कोई प्रेफरेंस नहीं होता है। जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से आपका इंटरेस्ट पे करी जाती है, फिर उसके अंदर से टैक्स पे किया जाता है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड दिया जाता है। अब जो बच जाएगा प्रॉफिट वो इक्विटी शेयर्स का प्रॉफिट कहलाता है। अब इसके अंदर आपको लग रहा होगा इस तरह से प्रेफरेंस शेयर्स बढ़िया है कि उन्हें पेमेंट भी पहले मिलता है और वाइंडिंग अप के समय उनको पेमेंट भी पहले मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि उनको जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स रेट से मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स के आगे हमेशा एक परसेंटेज लिखा रहता है, जैसे 7% प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, 10% प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। तो उस चीज का मतलब क्या होता है? 7% प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का मतलब क्या है? तो 7% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो कितनी रेट से मिलेगा? 7% से मिलेगा। उन्होंने 7% ही डिविडेंड मिलेगा। तो उनको एक लिमिट हो गई कि उन्हें 7% ही डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो जाए। ऑन द अदर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है।
उनको जो प्रॉफिट होता है वो कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, उनको 50% भी प्रॉफिट हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी प्रॉफिट होता है। उनका ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 7% ही उन्हें मिलेगा या 10% ही उनको मिलेगा। तो ये एक फायदा होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स का नुकसान भी है कि कंपनी को अगर लॉस होता है तो कंपनी आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हम शेयर कैपिटल में यूज करते हैं, सबसे पहले उनको समझना हमारा जरूरी है। पहला जो आपका टर्म्स होता है वो होता है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो प्रोस्पेक्टस जो होता है इनविटेशन होता है, जब हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप आओ और हमारी कंपनी के शेयर या डिवेंचर परचेज करो, तो इनविटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। अब सेकंड टर्म्स जो होता है कैपिटल। तो इन केस ऑफ कंपनी मनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय पब्लिक, हु कंट्रीब्यूटेड मनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर। तो जो कंपनी की कैपिटल होती है वो हम किससे कलेक्ट करते हैं? पब्लिक से कलेक्ट करते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन आया है मनी के रूप में या जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। जिनके पास शेयर हैं कंपनी के वो कंपनी के लिए क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर कहलाते हैं। अगर किसी कंपनी के डिवेंचर है तो वो डिवेंचर होल्डर कहलाते हैं। आप बात करते हैं शेयर कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जो कैपिटल कंपनी शेयर को इशू करके रेज करती है, मतलब इकट्ठा करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। जैसे कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे, एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का, तो कंपनी को कितने रुपए मिले? 5 लाख रुपए मिले। तो कंपनी के लिए वो क्या है? शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल होती है उसके अंदर सबसे पहले जो कैपिटल होती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के अलग अलग नाम है। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। और ये कैपिटल क्या होती है? जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और कंपनी इससे ज्यादा मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। ऐसी कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अब आती है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल होती है ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने पब्लिक को सब्सक्राइब किया है, मतलब कंपनी को दिया है, तो उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। जैसे पहले ही बता दिया बिगिनिंग में, ये कंपनी कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल ऑफ शेयर दैट हैज बीन कॉल्ड अप बाय कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर। तो जो कंपनी ने आपको शेयर दिए उसके बदले में जो कंपनी आपसे अमाउंट मांग रही है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे 10 रुपए का शेयर है, अभी तक कंपनी ने आपसे केवल 5 रुपए मांगे, तो 5 रुपए आपके कहलाएंगे कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएंगे। और जो बाकी आपके रह गए जो अभी तक कंपनी ने नहीं मांगे उसको हम अनकॉल्ड अप कह सकते हैं कि कंपनी का वो अमाउंट क्या है? आपका अनकॉल्ड अप है, कंपनी ने अभी तक वो पैसा आपसे मांगा नहीं। अगला पॉइंट है आपका पेड अप कैपिटल। इट is a part of called up capital that the member of the company or the shareholder have paid. Reserve capital. It is a portion of uncalled up share capital which can be called only in case of winding up. तो reserve capital से नाम से लग रहा है reserve capital, कैपिटल को हमने रिजर्व करके रखा है। तो उस कैपिटल को हम केवल कुछ सिचुएशन में मांगते हैं जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, जब कंपनी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हम उस कैपिटल को मांगते हैं। अदरवाइज रिजर्व कैपिटल को हम कहीं पर भी दिखाते नहीं है। केवल ना तो उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से कहीं पर भी हम इसको नहीं दिखाते। एक फुट नोट के रूप में उसको एक दिखा दिया जाता है बैलेंस शीट के लास्ट में कि भाई इतने रुपए की रिजर्व कैपिटल हमारे पास पड़ी हुई है। दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या होती है? इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट। ये क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट होती है, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है कि हमने कोई एसेट बेची उससे हमें कोई प्रॉफिट हो गया, या शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो वो हमारी क्या होती है? कैपिटल रिजर्व। इसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट में दिखाते हैं। जब रिजर्व एंड सरप्लस का जो हमारा हेड होता है उसके अंदर हम कैपिटल रिजर्व को दिखाते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। कंपनी ने 20,000 जो शेयर है वो इशू कर रहे हैं। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का शेयर। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले जो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं उसको हम शेयर होल्डर फंड के हेड में शेयर कैपिटल से दिखा देंगे। दूसरा जो है हमारा जो, क्योंकि हमने शेयर इशू करे तो उससे हमारा पैसा बढ़ा होगा, तो उसको करंट एसेट्स के हेड में दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के
नाम से। इशू of share at par, तो share are issued at par when they are issued at a price equal to face value or share with a face value of ₹10 issued at 10। तो शेयर इशूड एट पार क्या होता है कि जितने रुपए की शेयर की फेस वैल्यू अगर उतने रुपए पर इशू किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट पार। अगर 10 रुपए का शेयर है वो 10 रुपए पे आपको मिल रहा है तो ये क्या है, इशूड एट पार। 100 रुपए का शेयर है, कोई चीज आपको 100 रुपए पे मिल रही है तो ये क्या है, इशूड एट पार है। 500 रुपए का शेयर है, 500 रुपए में मिल रहा है तो ये क्या है, इशूड एट पार। तो जितने रुपए की उसकी फेस वैल्यू पे उतने ही रुपए में अगर वो इशूड किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट पार। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है कि जब कंपनी अपनी शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम। व्हेन कंपनी इशूड शेयर in market and more than its face value, it's called share capital। तो अगर 100 रुपए का शेयर है और कंपनी 110 रुपए में आपको दे रही है तो 10 रुपए कंपनी किस बात के ले रही है, प्रीमियम के ले रही है। 100 रुपए का शेयर है, 120 रुपए में कंपनी आपको दे रही है तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है कंपनी को जो मिल रहा है वो क्या है, कंपनी के लिए प्रीमियम। तो आप किसके शेयर आप प्रीमियम पे लेना चाहोगे, महंगा किसका शेयर लेना चाहोगे आप, बट नेचुरल से ज्यादा जो कंपनी स्ट्रांग है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसके शेयर को आप महंगा भी लेने के लिए तैयार हो जाओगे क्योंकि आपको मालूम है वो कंपनी बहुत अच्छी है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वेल मैनेज कंपनी है। तो शेयर आर इशूड एट प्रीमियम टू पब्लिक बाय वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी थ्रू द आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब डायरेक्ट कंपनी से शेयर परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ। मतलब कि एक कंपनी एक ऑफर निकालती है कि हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं और अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। तो इसके लिए एक अलग से रिजर्व बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज मेड फॉर दिस पर्पस। और दिस प्रीमियम कैन बी कॉल्ड, एप्लीकेशन के समय भी उसके साथ मांगा जा सकता है, अलॉटमेंट के समय भी मांगा जा सकता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के समय भी मांगा जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको नहीं पता है कि जो प्रीमियम है वो कहाँ है, बस आपको ये दे रखा है शेयर इशूड एट 10 विद अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, तो शेयर कितने रुपए पर इशू है, 12 रुपए पर इशू हुआ है। लेकिन आपको मालूम नहीं है, कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन पर प्रीमियम है या अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के समय मांगा गया है। अगला है इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसका आता है यूज कहाँ पर करते हैं। अब उस पैसे को यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे बताया एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम एक एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को मिल गया तो कंपनी इसका यूज कहाँ कर सकती है। तो इसको हमने सेक्शन 52 में समझना है कि अंडर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी इशूड और यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर टू शेयर होल्डर। फुली पेड अप का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि 10 रुपए का शेयर है और कंपनी को मैं 10 रुपए पे कर चुका हूँ पूरे, तब कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है। बोनस शेयर क्या होता है कि जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में कुछ शेयर दे देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। तो उसके बदले में कंपनी को कुछ पैसे तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन कंपनी को उसके लिए पैसे अरेंज तो करने पड़ेंगे, तो वो कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से अरेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी को अपने खुद के शेयर मार्केट से परचेज करना है तो उस पैसे को यूज कर सकती है। तीसरा, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकती है, जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन पेड हो गया, डिस्काउंट अलाउड और इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर हो गया। अब आता है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पेमेंट नहीं करता है ड्यू डेट तक, जैसे किसी ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करा या किसी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा या किसी ने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। अभी तक वो कॉल रिसीव नहीं हुई है। एक होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर बिना मांगे कंपनी के एडवांस में ही पेमेंट कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। जैसे कि कोई शेयर होल्डर है जिसको सेकंड कॉल का पैसा उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया है या अलॉटमेंट के समय ही किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस में डिफरेंस समझ में आ गया। कॉल्स इन एरियर क्या है कि जब कोई शेयर होल्डर
किसी कॉल वगैरह या अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल सिग्नेचर कहती है। इस पर कंपनी जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग कर सकती है, और जो कॉल्स इन एडवांस है अगर किसी ने पहले पेमेंट दे दिया है तो कंपनी उस शेयर होल्डर को 12% पर एनम से इंटरेस्ट पे करती है। अगला है आपका शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कंपनी पब्लिक को इशू ना करके, कैश में इशू ना करके और किसी पर्पस के लिए शेयर इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कि कंपनी ने कोई एसेट्स खरीदी, उस एसेट्स को खरीदने के पैसे देने के बदले उसने कंपनी ने अपने शेयर दे दिए, तो ये क्या है, शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर किसी कंपनी ने उसका बिजनेस परचेज करा, उसके बदले में उसने शेयर दे दिए, तो ये क्या है, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या अंडर राइटर को कंपनी ने पैसे देने की जगह क्या दे दिए, शेयर दे दिए, तो ये क्या कहलाएंगे, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसको समझ लेते हैं। सम टाइम द कंपनी परचेज सम एसेट्स फ्रॉम द वेंडर एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर instead of paying the vendor in cash, the company may decide to issue share to vendor is known as the issue of share for consideration other than cash on issue to vendor at par or at premium। तो कंपनी जो शेयर है ये एट पार पे भी इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। अगर आपने मान लो कोई एसेट्स परचेज करी तो क्या आप एंट्री करते हो, मशीन खरीदी आपने XYZ से, तो क्या एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, क्रेडिट में आपने परचेज कर लिया, अब उसके बदले में XYZ को आप क्या दे रहे हो, शेयर दे रहे हो, तो रिसीवर कौन है, XYZ, तो क्या एंट्री करेंगे, XYZ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप पार पे इशू कर रहे हो, अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आप प्रीमियम दिखा दो, XYZ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कंपनी इस तरह से, जैसे आप देख रहे हो, इस तरह से आप अगर शेयर कंपनी से परचेज करते हो तो कंपनी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट देती है, इसके अंदर आपका नाम लिखा रहता है। सम चेंजेस इन एक्ट, जैसे बताया शेयर 3 तरह से इशू हो सकते हैं, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। डिस्काउंट पर अब कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, केवल एक ही सिचुएशन होती है जहां पर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अपने जो फर्म में काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हीं एम्प्लॉय को कंपनी अगर शेयर देना चाह रही है तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट मतलब कम प्राइस पे, अगर 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी ने उनको 70 रुपए में दे दिया, तो सीधे सीधा 30 रुपए का एम्प्लॉय का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो केवल एक ही सिचुएशन है जहां पर कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, वो है कब, जब कंपनी शेयर अपने एम्प्लॉइज को देती है अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। preliminary expenses as per section 26 of the preliminary expenses to be written off in the year in which they are incurred। तो ये जो एक्सपेंसेस है जिस साल इनकर्ड हुए हैं उसी साल आपको अब राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये चेंजेस इसके अंदर कर दिया गया है। दे शुड बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसा लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उसमें पैसा नहीं है या कम पैसा है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस से भी ले सकते हो। तो हम इसके अंदर नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, आपको राइट ऑफ करने के लिए एंट्री कर सकते हो। अब आता है कि जो सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर, जितनी एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है अगेंस्ट शेयर ऑफर्ड, जितने कंपनी ने शेयर ऑफर्ड करे थे उसके अगेंस्ट में जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर 3 तरह का हो सकता है, या तो जितनी कंपनी ने इशू करे उतने ही शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो, मतलब कि अगर कंपनी ने 50,000 शेयर ऑफर्ड करे थे और एप्लीकेशन में रिसीव कितनी हुई 50,000, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी ने इशू करे 50,000 लेकिन एप्लीकेशन कम शेयरों का है, अंडर एप्लीकेशन है, कम शेयरों के लिए आई, मतलब 50,000 इशू करे लेकिन एप्लीकेशन आई 48,000 शेयर्स के लिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब कंपनी जो शेयर ऑफर्ड करे हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आए, जैसे कंपनी ने शेयर इशू करे 50,000 लेकिन एप्लीकेशन आ गई 70,000 शेयरों के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गया हो। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, जब जो शेयर है जितने ऑफर्ड करे थे उतने के लिए एप्लीकेशन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब जो शेयर इशूड करें उससे कम शेयरों के लिए एप्लीकेशन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। 50,000 कंपनी ने शेयर ऑफर करे थे लेकिन एप्लीकेशन जो आई वो 48,000 शेयर्स के लिए आई। कितने कम के लिए आई? 2,000 के कम के आई। इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि अब क्वेश्चन हम सारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, बिगिनिंग टू एंड, वो किस हिसाब से करेंगे? 48,000 शेयर्स के हिसाब से ही करेंगे। एप्लीकेशन रिसिप्ट की एंट्री भी 48,000 के हिसाब से होगी। अलॉटमेंट की भी 48,000 के हिसाब से होगी। फर्स्ट और सेकंड कॉल की जो एंट्री है वो भी 48,000 शेयर्स के हिसाब से होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कल बात करते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी के पास ज्यादा शेयर आ जाते हैं। ऑफर करे कंपनी ने 50,000 लेकिन एप्लीकेशन आ गई 70,000 के लिए, लेकिन हमारे पास जो शेयर देने के लिए वो तो 50,000 है, उससे ज्यादा तो हम शेयर दे ही नहीं सकते। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो वो ऑप्शन क्या होते हैं? या तो जो एक्स्ट्रा शेयर हमारे पास आया या तो हम उनको वापस कर दें। 50,000 कंपनी ने ऑफर करे थे और एप्लीकेशन आपके पास कितने के लिए आ गई? 70,000 के लिए आ गई। तो कितने के लिए एक्स्ट्रा आ गई? 20,000 के लिए आ गई। तो उस 20,000 शेयर्स को आप पैसे क्या कर दो? वापस कर दो। दूसरा आपका होता है कि रिजेक्ट कर, इसको हम बोलते हैं रिजेक्ट करना। दूसरा होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जितने जिसने शेयर मांगे उससे आप थोड़ा कम दे दो और बाकी के जो शेयर का पैसा उसका बचता है तो उसको एडजस्ट कर लो। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कंपनी से 10 शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगी, कंपनी मुझे 10 शेयर ना देकर 7 शेयर दे रही है और बाकी के जो 3 शेयर का पैसा मैंने एडवांस में दे दिया है एप्लीकेशन का, उस पैसे को कंपनी अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है कि इन दोनों को ही अपना ले, ये कंपनी कुछ शेयरों का पैसा वापस कर दे और कुछ शेयरों का पैसा एडजस्ट कर दे। फॉर एन एग्जांपल, 70,000 के लिए आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ऑफर हुए थे 50,000, कितने एक्स्ट्रा आ गए? 20,000। तो कंपनी ये कर सकती है 10,000 शेयरों का पैसा वापस कर दे और 10,000 शेयरों का पैसा आगे अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पर एडजस्ट कर सकती है। तो अगर पहली सिचुएशन है कंपनी पैसा वापस कर रही है तो हम क्या एंट्री करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में वो अमाउंट लिखते हैं जो पैसा हम रिफंड कर रहे हैं। इस केस में हमने मान लिया 20,000 शेयरों का पैसा हम वापस कर रहे हैं। मान लिया कि एप्लीकेशन 2 रुपए की है तो 20,000 इंटू 2, 40,000 पैसा वापस कर देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे हम कितने लिखेंगे, कितने हमें रिसीव हुए थे? 70,000 इंटू 2, 1,40,000 रुपीज तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखना पड़ेगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना लिखोगे? कितने शेयर हमने ऑफर करे थे? 50,000। 50,000 इंटू 2 कितने होगा? 1,00,000 रुपए आप कहां पर दिखा दोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितने वापस करने हैं? कितने एक्स्ट्रा मिले थे? 20,000। 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपए हम वापस कर देंगे। तो टोटल इस साइड का भी आपका कितना आ गया? 1,40,000 डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड दोनों साइड का आपका कितना आ गया? 1,40,000 आ गया। अब केस दूसरे की बात करते हैं, हम पैसा एडजस्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और सपोज कर लिया कि भाई इसमें हम कैसे एंट्री करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 रुपए, यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आपके 1,50,000 इंटू 2 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर पैसा सारा का सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है तो उसको एडजस्ट करेंगे, अगर सारा का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो सकता तो उसको आने वाली कॉल्स पर एडजस्ट करेंगे, जिसको हम किसके नाम से लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखेंगे। तो ड्यू एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। द एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओवर सब्सक्रिप्शन का तीसरा केस, जब कंपनी ने दोनों ऑप्शन अपना लिया, मान लिया कि कंपनी 10,000 का पैसा वापस कर रही है और 10,000 एडजस्ट कर रही है, तो कैसे करेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में 1,40,000 रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 रुपए। अब बच्चे कितने? 40,000, जिसमें से कंपनी 10,000 का पैसा रिफंड कर रही है तो 10,000 इंटू 2, 20,000 कंपनी ने रिफंड कर दी है। अब एडजस्ट कितने करने हैं? अब एडजस्ट करने हैं 20,000 रुपए एडजस्ट करने हैं। तो जो पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है वो अलॉटमेंट पे लिख देंगे और जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा उसको हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखा देंगे। अब आता है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर क्या होता है? व्हेन शेयर होल्डर फेल टू पे द कॉल्ड मनी, जब कंपनी ने आपसे कुछ पैसा मांगा और उसको देने में असफल रहे, आपने कंपनी ने आपसे अलॉटमेंट मांगा, आप अलॉटमेंट नहीं दे पाए, कंपनी ने आपसे फर्स्ट कॉल मांगी या फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए या सेकंड कॉल नहीं दे पाए, तो कंपनी आपको एक नोटिस इशू करती है कि इतने ड्यू डेट में आप क्या कर सकते हो, इस पैसे को आप
जमा कर सकते हो। अगर उस नोटिस पीरियड के बाद भी आपने शेयर को, उस पैसे को जमा नहीं कर दिया तो कंपनी उस शेयर को क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है, कंपनी आपके जो शेयरों को वो कैंसिल कर देती है और जो अभी तक आपने पे कर दिया उस पैसे को कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है, वो पैसा जब्त कर लेती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा लेकिन आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे चुके हो, तो आपने जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आपने दे चुके हो वो आप कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। तो इसका कुछ प्रोसेस होता है। द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो सबसे पहले जो आपका नाम जो लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी के, वो आपका हट जाता है। सेकंड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन दिस शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। जो आपने ऑलरेडी जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दिया तो उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा। द फॉरफीचर अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू न्यूली ओपन अकाउंट शेयर फॉरफीचर। और जो आप फॉरफीचर करा, जो आपने पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो कंपनी फॉरफिट है उसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर होल्डर फेल टू पे द कॉल्ड अप money on allotment and further calls, share can be cancelled and amount already paid may be forfeited. अब इसकी हम अकाउंटिंग एंट्री की बात करते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो केस 1 क्या हो सकता है कि व्हेन शेयर आर इशूड ओरिजिनली एट पार और एट अ प्रीमियम रिसीव। तो इसका मतलब क्या हो, या तो शेयर जो फॉरफिट कर रहे हैं वो हमने किस पे इशू कर रखा है, पार पे इशू कर रखा है, और या फिर जो प्रीमियम है वो हमें रिसीव हो चुका है। जैसे मान लो कि अलॉटमेंट में प्रीमियम था, उसने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया तो प्रीमियम का भी पेमेंट कर दिया हुआ था। ऐसी सिचुएशन में हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम किस तरह से अमाउंट लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर जो हम फॉरफिट कर रहे हैं मल्टीप्लाई विद कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 500 रुपए का 500 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं जिनसे अभी तक हमने 8 रुपए मांग लिए थे, तो 500 इंटू 8 4000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो उसने पैसा अलॉटमेंट पर नहीं दिया वो अलॉटमेंट के सामने लिख देंगे। टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जो उसने अलॉटमेंट पर जो उसने कॉल्स पर पेमेंट नहीं दिए हैं वो कॉल्स इन एरियर में लिख देंगे। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जो पैसा ऑलरेडी वो पे कर चुका है उसको हम किस में लिख देंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जैसे आपको समझाया था कि जो भी कंपनी पैसा फॉरफिट करती है तो उसको वो अलग से अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये एंट्री किस केस में होती है कि जो शेयर इशू हुआ था पार पे या प्रीमियम पे भी हुआ था लेकिन वो प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो चुका है, तब हम ये एंट्री करते हैं। दूसरी केस एंट्री हम कब कर सकते हैं, व्हेन शेयर आर इशूड ओरिजिनली एट प्रीमियम बट नॉट रिसीव। कंपनी ने जो शेयर इशू करा था वो प्रीमियम करा था लेकिन अभी तक आपने प्रीमियम का पेमेंट नहीं करा। मतलब कि आपने सपोज कर लो कि अलॉटमेंट पर कंपनी ने प्रीमियम मांगा था लेकिन आपने अलॉटमेंट का पेमेंट किया ही नहीं। तो जब अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं करा तो कंपनी तो आपने प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं करा हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट इसलिए करें क्योंकि वहाँ पर बिगनिंग में हमने अलॉटमेंट के समय हमने क्या करा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करा होगा। अब जो हमें नहीं मिला है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फिर वही बात, जो पैसा आपको अलॉटमेंट पर नहीं मिला है वो अलॉटमेंट के सामने लिखेंगे, जो आपको कॉल्स में नहीं लिखा है वो कॉल्स इन एरियर के सामने लिख देंगे, और जो पैसा मिल चुका है जिसको आप फॉरफिट कर रहे हो आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने लिख दोगे। अब आता है रीशूट ऑफ शेयर। कंपनी क्या कर सकती है कि अब जो फॉरफिटेड शेयर है उसको रीशूट कर सकती है। रीशूट कंपनी किसी पर भी कर सकती है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। अगर कंपनी एट पार पे इशू करती है तो एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर जो कंपनी है जो शेयर है वो प्रीमियम पे इशू कर रही है तो उस समय हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए इशू कर रही है तो 2 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो हम किस में दिखा देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखा देंगे। अगर कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो उस समय हम जो हम एंट्री करते हैं वो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखने वाली है
कि जितना अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट करा है डिस्काउंट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिस्काउंट की हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। इसमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट में क्या अमाउंट लिखना है, डिस्काउंट वाला अमाउंट लिखना है, टू कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है जो बच गया जिसको कंपनी ने यूज नहीं करा, तो उस बैलेंस को हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करते समय एंट्री करते हैं हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व